वेलकम बैक। आई एम रणवीर सर। आज आप लोगों को हम पर 10 यूजेस बताएंगे। चलो हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को कुछ विशेष बातें बता देना चाहता हूं। यदि हमारे इस चैनल पर आप पहली बार हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको ऐसे ही वीडियो मिलते रहे। और यदि हमारा ये वीडियो आपको जरा सा भी पसंद आए तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूले ताकि आपको इससे बेहतर वीडियो बनाते रहें। चलो हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को और कुछ विशेष बातें बता देना चाहता हूं। यदि आप WH क्वेश्चन पर इसका पहला पार्ट ना देखे हो तो प्लीज देख ले ताकि आपको दूसरा पार्ट आसानी समझ में आ जाए। चलो हम स्टार्ट करते हैं। यूज ऑफ हुम। तो आज यूज ऑफ हुम पर 10 यूजेस बताएंगे। तो सबसे पहले हुम की हिंदी जान लेते हैं। किसको, किसे, जो, जिसको। तो हुम की हिंदी होती है किसको, किसे, जो, जिसको। अब आप लोग हुम पर विशेष बातें जान लीजिए ताकि आपको मालूम हो जाए कि हुम का प्रयोग कहां कहां किया जाता है। हुम, तो हुम का प्रयोग इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के लिए होता है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के लिए होता है। ये राइट है, होता है। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के लिए नहीं होता है। हुम का प्रयोग इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के लिए नहीं होता है। हुम का प्रयोग रिलेटिव प्रोनाउन के लिए होता है। हुम का प्रयोग रिलेटिव प्रोनाउन के लिए होता है, ये भी राइट है। हुम का प्रयोग लिविंग के लिए होता है, नॉन लिविंग के लिए नहीं होता है। हुम का प्रयोग लिविंग के लिए होता है, नॉन लिविंग के लिए नहीं होता है। हुम का प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल, सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए होता है। सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए होता है। हुम का प्रयोग मैस्कुलिन और फेमिनिन, मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों जेंडर के साथ होता है। हुम का प्रयोग ओनली फॉर पर्सन, हुम का प्रयोग केवल व्यक्तियों के लिए होता है। टू फाइंड आउट ऑब्जेक्ट, हुम का प्रयोग केवल ऑब्जेक्ट तलाशने के लिए होता है। विशेष और बातें जान लीजिए। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। तो देखिए सब्जेक्ट जैसे आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे को पहचानने के लिए हु का प्रयोग करते हैं। हु का प्रयोग करके आप सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों पहचान सकते हो, मगर आप हुम का प्रयोग करके केवल ऑब्जेक्ट पहचान सकते हो, सब्जेक्ट नहीं। सबसे पहले इन सबको जान लेते हैं कि इनका नाम क्या है, इन्हें कहते क्या। इन्हें सब्जेक्टिव प्रोनाउन कहते हैं। सब्जेक्टिव प्रोनाउन कहते हैं। आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी। वी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, अस। यू का ऑब्जेक्ट क्या होता है, यू होता है। का ऑब्जेक्ट हिम होता है। और हर, सी का ऑब्जेक्ट हर होता है। और इट का ऑब्जेक्ट इट ही होता है। और दे का ऑब्जेक्ट देम होता है। और हु का ऑब्जेक्ट हुम होता है। तो इनका नाम क्या है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन।
चलिए हम एक बार इसे फिर से दोहरा देते हैं। देखिए, whom का प्रयोग इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के लिए होता है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के लिए नहीं होता है। और whom का प्रयोग रिलेटिव प्रोनाउन के लिए भी होता है। और whom का प्रयोग लिविंग के लिए होता है, नॉन लिविंग के लिए नहीं होता है। whom का प्रयोग सजीव के लिए होता है, निर्जीव के लिए नहीं होता है। आप सजीव ऑब्जेक्ट पहचान सकते हो, निर्जीव ऑब्जेक्ट नहीं पहचान सकते हो। और whom का प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए होता है। और whom का प्रयोग मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों जेंडर के साथ होता है। और whom का प्रयोग ओनली फॉर पर्सन, केवल व्यक्तियों के लिए होता है। और whom का प्रयोग टू फाइंड आउट ऑब्जेक्ट, केवल ऑब्जेक्ट तलाशने के लिए होता है। इसका प्रयोग सब्जेक्ट तलाशने के लिए नहीं होता है। सब्जेक्ट तलाशने के लिए who का प्रयोग होता है, न कि whom का। और who का प्रयोग करके आप सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों तलाश सकते हो। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी होता है। वी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, अस होता है। यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है। ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है। सी का ऑब्जेक्ट हर होता है। और इट का ऑब्जेक्ट इट होता है। दे का ऑब्जेक्ट देम होता है। हु का ऑब्जेक्ट हुम होता है। ये सब बता क्यों रहे हैं, क्योंकि इसका जरूरत पड़ेगा आप लोगों को। जब आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाओगे तो आपको ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन की जरूरत वहां पर पड़ेगी। और तब आप ये भी जानना बहुत जरूरी है कि आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, वी का ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो इसलिए आप लोगों को ये सब पहले से ही बता दिया हूं, ताकि आप लोग डिस्टर्ब मत हो। तो चलिए आज का पहला यूजेस स्टार्ट करते हैं। आज का पहला यूजेस, टू फाइंड आउट ऑब्जेक्ट। तो आज हम बताएंगे whom का प्रयोग करके आप कैसे ऑब्जेक्ट पहचान सकते हो। तो इसके लिए एक इंपॉर्टेंट फार्मूला है, वो भी जान लीजिए। whom प्लस हेल्पिंग वर्ब और प्लस सब्जेक्ट और प्लस मेन वर्ब और प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। इस सूत्र का प्रयोग करके आप ऑब्जेक्ट आसानी से पहचान सकते हो। सूत्र याद कर लीजिए, आपको बहुत जरूरत पड़ेगी इस सूत्र की। चलिए अब हम आप लोगों को ढेर सारे एग्जाम्पल से समझाते हैं कैसे whom का प्रयोग करके आप ऑब्जेक्ट पहचान सकते हो। तो एग्जाम्पल पहला, राम टीचेस मी। राम मुझे पढ़ाता है, राम मुझे पढ़ाता है। तो राम यहां पे क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ। और टीचर्स क्या हुआ, मेन वर्ब हुआ। और यहां पे क्या हुआ, ये क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। ठीक, राम मुझे पढ़ाता है। जब भी आपका वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हो तो डू या डज का प्रयोग करिए इंट्रोगेटिव बनाते समय। तो देखिए सब्जेक्ट है तो आराम से लिखिए। तो whom आप एक वचन है कि बहुवचन, एक वचन है। तो एक वचन है तो डज का प्रयोग करो। तो whom डज आपका क्या है, सहायक क्रिया। तो डज, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिखिए राम, फिर वर्ब लिखिए। वर्ब, यहां पे वर्ब का पांचवा फॉर्म है। और जब आप इंट्रोगेटिव में बनाओगे तो वर्ब का पहला फॉर्म यूज होगा। तो यहां पे क्या होगा, टीच क्वेश्चन मार्क। अब राम किसको पढ़ाता है, राम मुझे पढ़ाता है। तो मी क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। तो ऑब्जेक्ट आप आसानी से पहचान सकते हो ना। ठीक, अब जैसे सीता इज abusing you। सीता इज abusing you, सीता तुम्हें गाली दे रही है। तो whom का प्रयोग करके कैसे ऑब्जेक्ट पहचानोगे ये भी बता देता हूं। तो पहले whom, जैसे सूत्र लिखा गया whom, फिर उसके बाद सहायक क्रिया। तो सहायक क्रिया क्या है, इज है तो ढूंढने वाली जरूरत है। जब सहायक क्रिया इज है तो ढूंढने की जरूरत नहीं है। ठीक, तब फिर उसके बाद क्या लिखोगे, सब्जेक्ट क्या है, सीता है। फिर उसके बाद मेन वर्ब लिखोगे। तो मेन वर्ब है क्या, मेन वर्ब abusing। ठीक, abusing।
अब whom is सीता abusing, सीता किसको गाली दे रही है? सीता तुम्हें गाली दे रही है। तो तुम्हें क्या हुआ? ऑब्जेक्ट हुआ। अब आसानी से आप ऑब्जेक्ट पहचान सकते हैं। ठीक, और देख लीजिए, you are calling me, तुम मुझे बुला रहे हो, तुम मुझे बुला रहे हो। ठीक है, यू आर कॉलिंग मी, ठीक, तुम मुझे बुला रहे हो। तो अब इसका ऑब्जेक्ट देखिए, हुम का प्रयोग करिए, आराम से ऑब्जेक्ट का पता चल जाएगा। तो हुम आर, फिर सब्जेक्ट यू, फिर वर्ब मेन वर्ब। ध्यान दीजिए, हुम आर यू कॉलिंग, तुम किसको बुला रहे हो? मुझे बुला रहे हैं। तो यहां पे मी क्या हुआ? ऑब्जेक्ट हुआ। हुम का प्रयोग करके आसानी से ऑब्जेक्ट पहचान सकते हो। चलिए अब हम इसको एक बार और बता देते हैं। तो देखिए, ध्यान दीजिए, राम टीचस मी, राम मुझे पढ़ाता है। तो होम डच राम टीच, राम किसको पढ़ाता है? राम किसको पढ़ाता है? राम मुझे पढ़ाता है। ठीक, तो मी यहाँ पे क्या हुआ? ऑब्जेक्ट हुआ। ऐसे ऑब्जेक्ट पहचाना जाता है। अब सीता इज एब्यूजिंग यू, सीता तुम्हें गाली दे रही है, सीता तुम्हें गाली दे रही है। तो हुम इज सीता एब्यूजिंग, सीता किसको गाली दे रही है? तुम्हें दे रही है। तो तुम्हें क्या हुआ? ऑब्जेक्ट हुआ। अब यू आर कॉलिंग मी, तुम मुझे बुला रहे हो। तो हुम आर यू कॉलिंग, तुम किसको बुला रहे हो? तुम किसको बुला रहे हो? तुम मुझे बुला रहे हो। तो मुझे क्या हुआ? ऑब्जेक्ट हुआ। अब आसानी से ऑब्जेक्ट पहचान सकते हो। आज का दूसरा यूजेस स्टार्ट करते हैं। प्रीपोजिशन प्लस हुम, हुम का प्रयोग प्रीपोजिशन प्लस हुम होता है। ठीक, और हुम प्लस प्रीपोजिशन का प्रयोग हो सकता है, ये भी राइट है। मगर आपका ये 90% लोग प्रीपोजिशन प्लस हुम का प्रयोग करते हैं, और 10% लोग हुम प्लस प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। तो ये आपका ज्यादा सही नहीं रहेगा, और सही रहेगा अगर आप लिख दे रहे हो तो वो सेंटेंस गलत नहीं माना जाएगा। अगर प्रीपोजिशन का प्रयोग बाद में करना हो तो हु प्लस प्रीपोजिशन का प्रयोग करिए, सेंटेंस ये भी राइट होगा। ठीक, चलिए अब हम आप लोगों को इस पे ढेर सारा एग्जांपल बताते हैं। तो देखिए, पहला असूत्र यही लागू होगा। ठीक, सूत्र जो आप लोगों को बताया हूं, सूत्र वही लागू होगा। तो देखिए, जैसे फॉर हुम इज सी लुकिंग, क्वेश्चन, वह किसे खोज रही है? फॉर हुम इज सी लुकिंग, वह किसे खोज रही है? ठीक, वह किसे खोज रही है। तो ये भी, अब यहां पे देखिए, प्रीपोजिशन का प्रयोग क्या हुआ है? हुम के पहले हुआ है। ठीक, तो हमने आप लोगों को यही बताया था कि प्रीपोजिशन प्लस हुम का प्रयोग होता है। ठीक, और देखिए, और आप इस वाक्य को ऐसे भी लिख सकते हो, हु इज सी लुकिंग फॉर, ये भी आपका क्या है? राइट है। ठीक, तो दोनों सेंटेंस राइट है। ठीक, टू हुम इज राम टॉकिंग, अब इसका मतलब क्या हुआ? टू हुम इज राम टॉकिंग, राम किससे बातें कर रहा है? तो टू का प्रयोग हुम के पहले हुआ है। तो टू हुम इज राम टॉकिंग, राम किससे बातें कर रहा है? ठीक, तो आज से जान लीजिए कि प्रीपोजिशन प्लस हुम का प्रयोग होता है। देखो, आराम समझ में आ रहा है ना? देखिए, और जैसे टू हुम डू यू
डू यू गिव क्रेडिट फॉर योर सक्सेस? टू whom do you give credit for your success? तुम अपनी सफलता का श्रेय किसे देते हो? तुम अपनी सफलता का श्रेय किसे देते हो? तो यहाँ पे टू का प्रयोग पहले हुआ है whom का। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि प्रीपोजिशन प्लस whom का प्रयोग होता है। एक बात और आप लोगों को बता दें, वर्ब प्लस प्रीपोजिशन बराबर फ्रेजल वर्ब होता है। जब फ्रेजल वर्ब आता है तो उसका जो मीनिंग होता है वो पहले से ही स्पष्ट होता है, वो फिक्स होता है मीनिंग, और उसका अर्थ नहीं बदला जाता है। देख लीजिए, जैसे यहां पे लुक प्लस फॉर। लुक फॉर मीन्स क्या होता है? खोजना या तलाशना, ठीक। अब ये नहीं, लुक मीन्स होता है देखना और फॉर माने होता है के लिए, ऐसा कहना गलत होगा। जैसे गो प्लस ऑन। गो प्लस ऑन मीन्स होता है जारी रखना, ये आपका सही है। अब ये नहीं कि गो माने जाना, ऑन माने पर, ऐसा कहना गलत होगा। जैसे गिव अप। गिव अप मीन्स होता है त्यागना। गिव अप मीन्स होता है त्यागना। अब ये नहीं कि गिव माने देना, अप माने ऊपर, ऐसा कहना गलत होगा। जैसे कीप प्लस ऑन। कीप ऑन मीन्स होता है जारी रखना, ठीक, जारी रखना। तो प्लस ऑन, कीप प्लस ऑन मीन्स होता है जारी रखना। अब ये नहीं कि कीप माने रखना, ऑन मीन्स पर, ऐसा कहना गलत होगा। इसीलिए आप लोगों को बता दिया हूं, जो यहाँ पे प्रयोग हुआ है जैसे लुकिंग और फॉर, तो फॉर पहले लिख दिया गया है, तब भी लुकिंग फॉर का मतलब होता है खोजना, ठीक। और यहां पे भी लिखा हूं जैसे लुकिंग फॉर, तो लिख दिया हूं, ये तो राइट ही है, ठीक। तो इसी प्रकार से प्रीपोजिशन का यूज होता है। और प्रीपोजिशन पर मैं आप लोगों को जल्द से जल्द वीडियो बनाऊंगा, और आप लोग इस वीडियो को सारे भारत में फैलाओ, ताकि आपको इससे बेहतर हमेशा हम पढ़ाते रहें। चलिए अब हम आप लोगों को तीसरा यूजेस बताते हैं। आज हम इस वीडियो में ये बताएंगे कि आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे whom का प्रयोग करके। तो देखिए, अगर whom प्लस एक्टिव वॉइस, whom प्लस एक्टिव वॉइस है, तो इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है? बाय whom प्लस पैसिव वॉइस। तो अब आप लोगों को विशेष करके मैं बता रहा हूं, अब आप लोगों को विशेष करके बता रहा हूं, अगर whom प्लस एक्टिव वॉइस है, अगर whom का प्रयोग एक्टिव वॉइस में हुआ है, तो उसका पैसिव वॉइस बाय whom का प्रयोग करके करोगे, ठीक, बाय whom का प्रयोग करके करोगे। तो चलिए देखते हैं एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे इसका बनाया जाता है। पहला एक्टिव वॉइस देखते हैं, वो आर यू कॉलिंग। अब यहां पे पहला एक्टिव वॉइस हमने लिख दिया, हु आर यू कॉलिंग। हु आर यू कॉलिंग, तुम्हें कौन बुला रहा है, तुम्हें कौन बुला रहा है। और ध्यान दीजिए, और ध्यान दीजिए, 12 टेंसेस होते हैं, उसमें से केवल 8 ही टेंसों की पैसिव वॉइस बनाया जाता है। तो देखिए, पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरा प्रेजेंट कंटीन्यूअस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट। तो प्रेजेंट टेंस में 3 की और पास्ट टेंस में भी 3 की, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट। और फ्यूचर टेंस में केवल 2 की पैसिव वॉइस बनती है, फ्यूचर टेंस में केवल 2 की पैसिव वॉइस बनती है। तो चलिए अब हम आप लोगों को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना सिखाते हैं। तो हु आर यू कॉलिंग, तुम्हें कौन बुला रहा है। चलिए इसका पैसिव वॉइस देखते हैं। तो बाय whom, यहां पे क्या है, यू, ठीक। तो आप यहां पे यू है, ठीक। तो आप यू है, तो यू
आप भाई प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब भी लगेगा। यू क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब भी होगा। ठीक, तो यहाँ पे बाय हुम आर, ठीक, यू बीइंग कॉल्ड। तुम्हें किसके द्वारा बुलाया जा रहा है। ठीक, तुम्हें, ध्यान दीजिए, तुम्हें किसके द्वारा बुलाया जा रहा है। ठीक, तो आराम से अब पैसिव वॉइस बनाओगे। और ध्यान दीजिए, जब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में एक्टिव वॉइस होता है तो उसकी पैसिव वॉइस बनाते समय बीइंग का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो whom are you teaching English। Whom are you teaching English, तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ा रहा है। ठीक, तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ा रहा है, तो इसका भी ये आपका क्या हुआ, पैसिव वॉइस। तो ये क्या हुआ, एक्टिव वॉइस, और ये क्या हुआ, पैसिव वॉइस। तो इसका पैसिव वॉइस आराम से बना सकते हो। whom are you being taught, T-A-U-G-H-T, taught English। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हुम का प्रयोग करके आप कैसे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बना सकते हैं। तो देखिए और सेंटेंस देख लीजिए, एक्टिव वॉइस। अब यहां पे who is abusing me, मुझे कौन गाली दे रहा है। ठीक, मुझे कौन गाली दे रहा है। तो आप देखिए आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी होता है। तो आप ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल लीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले बाई क्या लिखोगे, होम, फिर उसके बाद ये क्या है, एक वचन है कि बहुवचन, ये तो एक ही वचन है। ठीक, तो यहाँ पे क्या आई के साथ क्या प्रयोग होता है, आई एम का प्रयोग होता है। तो बाई होम एम आई बीइंग abused। ठीक, बाई होम एम आई बीइंग abused। तो इस तरीके से आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदल सकते हो। आसानी से अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और ध्यान दीजिए, जब आप पैसिव वॉइस बनाते हो किसी भी सेंटेंस का तो वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है। ठीक होता है। ठीक, तो चलिए और एक आध एग्जांपल बता देते हैं। और जैसे एक्टिव वॉइस में होम का प्रयोग हुआ हो तो बाई हु का प्रयोग नहीं होता पैसिव वॉइस में। देखिए, होम आर यू abusing, तुम किसको गाली दे रहे हो। तो यहां पे क्या हुआ, हुम हुआ। अभी तक तो हम हु लेते थे तब बाई हुम होता था। जब आप एक्टिव वॉइस में हुम का प्रयोग करेंगे तो पैसिव वॉइस बनाते समय हु का प्रयोग नहीं होगा। देखिए जैसे यहां पे हु इज बीइंग abused by you, तो यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है। आपको स्पष्ट करके लिख दिया हूं, यहां पर ऑब्जेक्ट तलाशने की जरूरत नहीं है, यहां पे खुद लिखा है। आप लोगों को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है, हुम या हु का प्रयोग करके। चलिए हम अब आप लोगों को चौथा यूजेस बताते हैं। तो अब आप लोगों को हम आज का चौथा यूजेस बताएंगे। तो चौथा यूजेस में क्या है, डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनाते हैं हुम का प्रयोग करके। पहले आप डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बना रहे हो तो सबसे पहले एक विशेष बात ध्यान देना होगा, आप इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को असेर्टिव सेंटेंस में बदलना पड़ेगा। ठीक,
तो इसके लिए कुछ नियम जान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, जैसे आपका सूत्र तो यही रहेगा, जैसे होम, ठीक है, होम प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट और प्लस मेन वर्ब और प्लस अदर वर्ड, ठीक, अदर वर्ड्स, ठीक। तो अब जैसे हमने, और इसका जब, ठीक है, जब आप असेटिव सेंटेंस में बदलोगे तो इसके लिए सूत्र अलग होगा। देखिए, जैसे यहां पे होम तो रहेगा ही, होम प्लस सब्जेक्ट और प्लस हेल्पिंग वर्ब और प्लस मेन वर्ब, ठीक, और प्लस अदर वर्ड्स। ये सूत्र को याद कर लीजिए ताकि आपका डाउट लिस्ट ना हो, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना, ठीक है। जैसे देखिए, whom are you calling, तुम किसको बुला रहे हो, तुम किसको बुला रहे हो। अगर आपको, ये आपका क्या हुआ, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हुआ, ठीक, ये क्या हुआ, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हुआ। अब इसे असेटिव सेंटेंस में बदलोगे तो इस प्रकार से बदलोगे, सूत्र यही यूज करो। देखिए, होम, फिर उसके बाद क्या है, सब्जेक्ट क्या है, यू है, फिर उसके बाद क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, आर है, फिर उसके बाद मेन वर्ब क्या है, कॉलिंग, फिर उसके बाद क्या है, कुछ नहीं, ठीक। तो इस तरीके से आप यहाँ पे फुल स्टॉप का प्रयोग होगा, न कि क्वेश्चन मार्क। तो ये आपका क्या बन गया, असेटिव सेंटेंस, ठीक, असेटिव सेंटेंस बन गया, ठीक, असेटिव सेंटेंस बन गया। तो ये बात क्लियर हो गई। तो इस तरीके से आप असेटिव सेंटेंस में बदल लोगे, तब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलोगे। तो चलिए, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनाते हैं, चलिए देखिए। यहां पे डायरेक्ट स्पीच लिखा, जैसे ही सेड टू मी, कामा, इन्वर्टेड कामा, अब देखिए, इन्वर्टेड कामा, होम आर यू कॉलिंग, ठीक, कॉलिंग क्वेश्चन मार्क लगेगा इनडायरेक्ट स्पीच में, क्वेश्चन मार्क लगेगा डायरेक्ट स्पीच में, इनडायरेक्ट स्पीच में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग नहीं होता है। अगर सेट टू है और आपका सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच का WS से शुरू हो, तो वहां पर आस्क्ड में बदला जाता है, टोल्ड में नहीं। तो यहां क्या हो जाएगा, ही आस्क्ड मी, अब यहां पे होम तो ऐसे ही रहेगा, होम। अब यहां पे इसकी वर्ब पास्ट टेंस में है, इसलिए इसको भी सेंटेंस के अनुसार बदलना पड़ेगा। तो यहां पे होम, फिर उसके बाद क्या, तो अब ये ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, यू, ठीक। तो ऑब्जेक्ट क्या है, मी है, तो यहां पे लिखा हूं, मी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, आई होता है, ठीक। तो यहां पे क्या लिखोगे, आई, फिर उसके बाद क्या लिखोगे, देखो जैसे है सूत्र, ठीक, उसके बाद तो क्या लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आई के साथ क्या होगा, वाच, फिर उसके बाद क्या लिखोगे, कॉलिंग। अब क्वेश्चन मार्क का प्रयोग नहीं होगा लास्ट में, ठीक, क्योंकि आप इनडायरेक्ट स्पीच बना रहे हैं। तो अब आराम से आप लोगों को यह भी समझ में आ गया होगा। एक आध एग्जांपल और देख लेते हैं इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक। जैसे राम सेड टू मी, राम ने मुझसे कहा, होम एज, ठीक, होम एज ही एब्यूजिंग, राम ने मुझसे कहा, वह किसे गाली दे रहा है, राम ने मुझसे कहा वह किसे गाली दे रहा है। तो आपको इनडायरेक्ट स्पीच में इस तरीके से आप बदल सकते हो। तो सबसे पहले क्या लिखोगे, राम, इसको क्या बदल लोगे, आस्क्ड, ठीक, और यहाँ पे क्या लिखोगे, मी, फिर इसको हटाओगे नहीं, सूत्र तो स्पष्ट लिख दिया हूं, होम, फिर उसके बाद ये क्या हो जाएगा, पास्ट टेंस में हो जाएगा, ठीक। तो पहले हम क्या लिखेंगे, ही। जब आपका पर्सन थर्ड पर्सन में हो तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, ही, फिर यहाँ पे क्या लिखोगे, वाज, फिर क्या लिखोगे, एब्यूजिंग,
ठीक। तो अब आराम से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनाया जाता है। एक बार फिर से देख लेते हैं। राम सेड टू मी whom is he abusing। राम ने मुझसे कहा वह किसको गाली दे रहा है। ठीक है, तो इसका इनडायरेक्ट स्पीच इस तरीके से होगा, राम आस्क्ड, टोल्ड नहीं, राम आस्क्ड मी, ठीक, और whom he was abusing। ठीक, आराम से अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इसका प्रयोग करके आप डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदल सकते हैं। चलिए अब आप लोगों को हम पांचवा यूजेस बताते हैं। ठीक, पांचवा यूजेस। तो अब हम आप लोगों को बताएंगे कि कंपाउंड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ठीक, कंपाउंड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, कंपाउंड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। आप लोगों को अजीब लग रहा होगा, आप लोगों को अजीब लग रहा होगा कि कंपाउंड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का प्रयोग कैसे होता है। ठीक, देखिए, जब कंपाउंड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का प्रयोग होगा, जब देखिए कंपाउंड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का मतलब क्या है। ठीक, जब प्लस आल और हुम प्लस एल्स का प्रयोग करोगे उसे ही कंपाउंड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। ठीक, तो कंपाउंड प्रोनाउन का मतलब है संयुक्त प्रश्नवाचक सर्वनाम, संयुक्त प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो चलिए देखिए, हुम प्लस आल, हुम प्लस एल्स। तो जब आप हुम में आल जोड़ोगे तो उसे कंपाउंड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जब हुम में एल्स जोड़ोगे तो उसे क्या कहते हैं, कंपाउंड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। तो इसकी हिंदी क्या होती है, किससे किससे, ठीक, किससे किससे, या किसको किसको, किसको किसको। ठीक, किससे किससे, या किसको किसको, या किसे किसे। ठीक, और होम प्लस एल्स क्या, और किसको, और किसको, या और किससे। ठीक, तो अब आप लोगों को इसकी हिंदी भी बता दिया हूं। चलिए अब इस पर ढेर सारे सेंटेंस भी बता देते हैं। तो देखिए, पहले तो होम प्लस आल का प्रयोग हम देख लेते हैं। होम प्लस आल, ठीक, होम प्लस आल का प्रयोग देख लेते हैं। तो यहां पे देखिए सूत्र वही है, जो सूत्र बताया हूं सब सेंटेंसों के लिए वही सूत्र लागू होगा। तो होम आल इज सी प्लेइंग, क्वेश्चन मार्क का प्रयोग होगा। ठीक है, होम आल इज सी प्लेइंग। अब देखिए, वह किसको किसको खिला रही है, वह किसको किसको खिला रही है, वह किसे किसे खिला रही है। तो आराम से अब आप ऐसे वाक्य समझ जाओगे। ठीक, अब जैसे होम आल वाच राम abusing, whom all was राम abusing। राम किसको किसको गाली दे रहा था, राम किसे किसे गाली दे रहा था। ठीक, आराम से आप समझ जाओगे। ठीक, whom all was राम abusing, राम किसको किसको गाली दे रहा था, राम किसे किसे गाली दे रहा था। ठीक, और देख लीजिए, whom all are you teaching, तुम किसको किसको पढ़ा रहे हो, तुम किसको किसको पढ़ा रहे हो, तुम किसे किसे पढ़ा रहे हो। तो आराम से अब डाउट आपका खत्म। ठीक,
तो अब चलिए आप लोगों को होम प्लस एल्स का प्रयोग बता देते हैं। होम प्लस एल्स, ठीक, होम प्लस एल्स। तो होम प्लस एल्स का भी प्रयोग उसी सूत्र से होता है, ठीक। तो देखिए जैसे होम एल्स इज सी प्लेइंग। अब यहां पे होम एल्स वह और किसको खिला रही है, वह और किसको खिला रही है, ठीक। होम एल्स का मतलब होता है और किसको, ठीक। तो होम एल्स वह और किसको खिला रही है। और देख लीजिए, होम एल्स वाज राम एब्यूजिंग। राम और किसको गाली दे रहा था, राम और किसको गाली दे रहा था। तो होम एल्स वाज राम एब्यूजिंग, राम और किसको गाली दे रहा था। आराम समझ में आ रहा होगा, ठीक। तो होम एल्स आर यू टीचिंग। तुम और किसको पढ़ा रहे हो, तुम और किसको पढ़ा रहे हो। तो होम एल्स का प्रयोग और किसको के लिए होता है। अब आप लोगों का डाउटलेस हट गया होगा। चलिए एक बार इसको फिर से दोहरा देते हैं। तो देखिए, होम ऑल इज सीइंग, होम ऑल इज सी प्लेइंग, ठीक। वह किसको किसको खिला रही है। और होम ऑल वाज राम एब्यूजिंग, राम किसको किसको गाली दे रहा था, राम किसको किसको गाली दे रहा था, ठीक। अब होम ऑल आर यू टीचिंग, तुम किसको किसको पढ़ा रहे थे, तुम किसे किसे पढ़ा रहे थे, ठीक। और यहां पे होम एल्स इज सी प्लेइंग, वह और किसको खिला रही थी, वह और किसको खिला रही है, वह और किसको खिला रही है, ठीक। वह और किसको खिला रही है। और होम एल्स वाज राम एब्यूजिंग, राम और किसको गाली दे रहा था, राम और किसको गाली दे रहा था। और होम एल्स आर यू टीचिंग, तुम और किसे पढ़ा रहे थे, तुम और किसे पढ़ा रहे थे, तुम और किसे पढ़ा रहे थे। तो ये हुआ आज का 5वां यूजेस। चलिए अब हम आप लोगों को आज का 6वां यूजेस बताते हैं। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करके नाउन क्लॉज बनाना। तो देखिए, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करके नाउन क्लॉज बनाना। कैसे आप इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करके नाउन क्लॉज बना सकते हैं। तो चलिए इसके लिए, और इसके लिए एक इंपॉर्टेंट सूत्र है, वो सूत्र जानना बहुत जरूरी है, ठीक। तो वो सूत्र क्या है, वर्ब या ऑब्जेक्ट प्लस होम, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब या ऑब्जेक्ट और प्लस होम। अगर आपको ऐसा वाक्य में दिख जाए तो आप 100% बोल सकते हो कि होम वहां पर नाउन क्लॉज है। और नाउन क्लॉज का मतलब क्या होता है, दो वाक्य होते हैं, ठीक। जब दोनों वाक्यों को देखिए, दो प्रिंसिपल क्लॉज होते हैं, दो प्रिंसिपल क्लॉज होते हैं। जब दोनों प्रिंसिपल क्लॉजों को हम होम से जोड़ते हैं तो वहां पे होम का अर्थ कि किसको होता है, तो वो नाउन क्लॉज में बदल जाता है, ठीक। और इसके लिए भी जो डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बना रहे थे वही फार्मूला यूज होगा। आप इंट्रोगेटिव से अफर्मेटिव में बदलना होगा, ठीक। तो चलिए देखिए, जैसे यहां पे आई डोंट नो, ठीक। आई डोंट नो, मैं जानता नहीं हूं, मैं नहीं जानता।
मैं नहीं जानता, ठीक, मैं नहीं जानता कि whom you are abusing। मैं नहीं जानता कि तुम किसे गाली दे रहे हो, मैं नहीं जानता कि तुम किसे गाली दे रहे हो। तो आराम से अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा, यहाँ पर अफर्मेटिव बनाया गया है, ठीक, अफर्मेटिव बनाया गया है। अब देखिए ना, अब देखिए हुम के पहले क्या है, वर्ब है। तो जब भी वर्ब रहेगा, वर्ब प्लस हुम रहेगा, तो आप 100% कह सकते हो कि नाउन क्लॉज है। और नाउन क्लॉज की हिंदी होती है कि किसको, कि किसको। तो आप इसकी हिंदी भी जान लीजिए किस किसको होती है, इसकी हिंदी भी जान लीजिए कि किसको होती है। तो आप यहाँ पे हुम की हिंदी की किसको होगी, देखिए। और आई डोंट नो हु यू आर एब्यूजिंग, मैं नहीं जानता हूं कि तुम किसे बुला रहे हो। आया ना कि किसको, ठीक, तुम किसको बुला रहे हो, ठीक। आराम से समझ में आ गया होगा कि नाउन क्लॉज कैसे बनाया जाता है। और नाउन क्लॉज पहचानने के लिए, नाउन क्लॉज पहचानने के लिए प्रिंसिपल क्लॉज में व्हाट का प्रयोग करना पड़ता है। प्रिंसिपल क्लॉज में क्या क्या प्रश्न करिए, आपको नाउन क्लॉज का पता चल जाएगा। देखिए जैसे मैं क्या नहीं जानता हूं, मैं क्या नहीं जानता हूं कि मैं क्या नहीं जानता हूं कि तुम किसे गाली दे रहे हो, ठीक। तो आ गया ना यहाँ पे किसे, ठीक, तुम गाली दे रहे हो, किसको गाली दे रही हो, मुझे या किसी भी को, ठीक। तो आराम से हुम का पता चल जाएगा, ठीक। तो हुम क्या है, यहाँ पे नाउन क्लॉज है। और नाउन क्लॉज पहचानने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला लिख दिया हूं कि अगर वर्ब या ऑब्जेक्ट और तब हुम का प्रयोग हो तो आप 100% कह सकते हो नाउन क्लॉज, और वहां पे उसकी हिंदी होगी कि किसको। एक आध सेंटेंस और देख लेते हैं, जैसे I know whom you are teaching। और यहां पे क्वेश्चन मार्क का प्रयोग नहीं होगा, ठीक। तो मैं जानता हूं कि तुम किसको पढ़ा रहे हो, तुम किसको पढ़ा रहे हो। तो यहाँ पे की निकला, फिर बाद में क्या निकला, किसको, कि किसको, ठीक। मैं जानता हूं कि तुम किसको पढ़ा रहे हो, ठीक। और देख लीजिए, आई नो whom he is playing। अब देखिए मैं जानता हूं कि वह किसको खिला रही है, ठीक, वह किसको खिला रही है, ठीक। आराम से अब आप नाउन क्लॉज भी बना सकते हो। अब आप लोगों को नाउन क्लॉज आसानी से समझ में आ गया होगा, हमें पूरा विश्वास है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज का 7वां यूजेस। तो 7वां यूजेस क्या है उसे भी देख लेते हैं। डैट्स होम। डैट्स होम की हिंदी क्या होती है, इसी को तो, उसी को तो, ठीक। डैट्स होम की हिंदी होती है इसी को तो, उसी को तो, ठीक। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। डैट्स होम आई वॉच सेइंग। फुल स्टॉप का प्रयोग होगा, क्वेश्चन मार्क का प्रयोग नहीं होगा। तो डैट्स होम आई वॉच सेइंग, इसी को तो मैं देख रहा था, इसी को तो मैं देख रहा था, ठीक। और देख लीजिए, डैट्स होम
you were teaching, इसी को तो तुम पढ़ा रहे थे, इसी को तो तुम पढ़ा रहे थे। यहाँ पे हु का भी प्रयोग कर सकते हो। और एग्जाम्पल देख लेते हैं। That's whom he is abusing, ठीक, abusing, इसी को तो वह गाली दे रहा है, इसी को तो वह गाली दे रहा है, ठीक। और देख लीजिए, that's whom I was killing, इसी को तो मैं मार रहा था, इसी को तो मैं मार रहा था। That's whom I was killing, इसी को तो मैं मार रहा था। आज से धड़ाधड़ बोलिए whom का प्रयोग करके। एक बार हम फिर से रिपीट कर देते हैं। That's whom I was seeing, इसी को तो मैं देख रहा था। That's whom you were teaching, इसी को तो तुम पढ़ा रहे थे। That's whom he is abusing, इसी को तो वह गाली दे रहे हैं, इसी को तो वह गाली दे रहा है। That's whom I was killing, इसी को तो मैं मार रहा था, इसी को तो मैं मार रहा था। तो आज का ये हुआ 7वां यूजेस। आज का 8वां यूजेस। तो 8वां यूजेस क्या है उसे भी जान लीजिए। जब हिंदी वाक्य में ऐसे आए, जब हिंदी वाक्य में किसको पढ़ाएं, ठीक, किसको पढ़ाएं, जब हिंदी वाक्य में किसको पढ़ाएं, किसको फोन करें या किसको फोन करूं, ठीक, जब हिंदी वाक्य में किसको पढ़ाएं, किसको फोन करूं, ठीक, किसको मारूं, किसको लेने, ठीक, किसको लेने। देखिए, ध्यान दीजिए, अगर ऐसे वाक्य आ रहे हैं, ठीक, तो आपको कुछ नहीं करना होगा। एक सूत्र है छोटा सा, हुम, इसके लिए एक छोटा सा सूत्र है, हुम प्लस टू प्लस वर्ब का पहला भाग, ठीक। यही सूत्र का प्रयोग करिए, ऐसे सेंटेंसों को धड़ाधड़ बोलिए, ठीक है। जैसे किसको पढ़ाएं, ठीक, तो यहाँ क्या होगा, होम, आराम से लिखिए, फिर क्या लिखोगे, टू, फिर पढ़ाई की अंग्रेजी क्या होता है, ठीक, पढ़ाना, ठीक, पढ़ाना, तो टीच, किसको पढ़ाएं, ठीक। आप किसको फोन करूं, तो होम टू कॉल, ठीक, होम टू कॉल। किसको मारूं, होम टू किल, आराम से। किसको लेने, होम टू रिसीव, होम टू रिसीव, ठीक। तो आराम से अब बोलिए, एक बार फिर से बता देता, किसको पढ़ाएं, होम टू टीच, और किसको फोन करूं, होम टू कॉल, किसको मारूं, होम टू किल, और किसको लेने, होम टू रिसीव। अगर इसको नेगेटिव बनाना है तो ऐसे बना लीजिए, होम प्लस नॉट प्लस टू प्लस वर्ब का पहला भाग। देखिए, इसी को देख लीजिए, जैसे किसको ना पढ़ाएं या किसको नहीं पढ़ाएं, किसको नहीं पढ़ाएं, तो क्या हो जाएगा, आराम से लिख लीजिए, होम नॉट टू टीच, ठीक, किसको नहीं पढ़ाएं, ठीक।
किसको फोन नहीं करें, किसको फोन नहीं करें, ठीक, किसको फोन नहीं करें। तो आराम से आप लिख सकते हो whom not, ठीक, whom not to call, ठीक है। किसको किसको नहीं मारे, ठीक है, किसको नहीं मारे। तो आराम से आप लिख सकते हो whom not to kill, ठीक है। अब जैसे किसको नहीं लेने, किसको नहीं लेने, तो आराम से आप लिख सकते हो नहीं लेने। तो आप ऐसे लिख सकते हो whom not to receive, ठीक, किसको नहीं लेने। तो आप आराम से ऐसे सेंटेंस बोल सकते हो। फिर से एक बार हम दोहरा देते हैं। तो किसको नहीं पढ़ाए, whom not to teach, और किसको फोन नहीं करे, whom not to call, और किसको नहीं मारे, whom not to kill, और किसको नहीं लेने, whom not to receive। आप ऐसे सेंटेंस को धड़ाधड़ बोलिए। आप ऐसे सेंटेंस की अंग्रेजी आसानी पूर्वक बना सकते हो। ऐसे सेंटेंसों का प्रयोग करके आप अंग्रेजी धड़ाधड़ बोलिए। आज से शुरू कर दीजिए अंग्रेजी बोलना। चलिए अब आप लोगों को आज का नवा यूजेस बताते हैं। नवा यूजेस क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन। अब आप लोगों को रिलेटिव प्रोनाउन बताएंगे। तो रिलेटिव प्रोनाउन की हिंदी होती है जो या जिसको, ठीक, जो या जिसको। ध्यान दीजिए, रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करके, रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करके एडजेक्टिव क्लॉज बनाना, ठीक, एडजेक्टिव क्लॉज बनाना। तो रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करके आप एडजेक्टिव क्लॉज बनाना। तो जब रिलेटिव प्रोनाउन whom का प्रयोग करोगे तो whom की हिंदी होगी जो या जिसको, ठीक, जो या जिसको, ठीक। तो आराम से आप रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करिए, ठीक। रिलेटिव प्रोनाउन कैसे बनाया जाता है, सबसे पहले इंट्रोगेटिव जो प्रोनाउन होता है, ठीक, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता है, उसे आप असेटिव सेंटेंस में बदल दीजिए। जैसे आप नाउन क्लास सीखे, जैसे आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट सीखे, वैसे आप रिलेटिव प्रोनाउन भी सीखिए। और रिलेटिव प्रोनाउन के लिए एक सूत्र होता है, इसमें नाउन प्लस, ठीक, नाउन प्लस हुम। अगर हुम के पहले नाउन है तो आप 100% कह सकते हो रिलेटिव प्रोनाउन। देखिए वाक्य जैसे, अब यहाँ पे दिस इज द मैन, ठीक, whom you are abusing, ठीक। अब यह वही आदमी है जिसको तुम गाली दे रहे हो, तो यहाँ पे whom का अर्थ क्या हुआ, जिसको। और इसके पहले क्या है, नाउन है। हमने आपको पहले ही बता दिया हूं, अगर नाउन प्लस whom आता है तो हमेशा के लिए आप समझ जाइए कि वो एडजेक्टिव क्लॉज है, ठीक, वह एडजेक्टिव क्लॉज है। और यहाँ पे ये रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक, रिलेटिव प्रोनाउन। और रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करके आप दो सेंटेंसों को जोड़ते हैं, ठीक। तो वहां पे जो सेंटेंस बनता है वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। ऐसे रिलेटिव प्रोनाउन होता है, उस सेंटेंस को एडजेक्टिव क्लॉज कहते हैं। तो यहाँ पे whom are you abusing, ये क्या है, एडजेक्टिव क्लॉज है, ठीक। ये क्या है, प्रिंसिपल क्लॉज है। तो डबल प्रिंसिपल क्लॉज रहते हैं, और जब आप whom का प्रयोग कर देते हैं तो वो वाक्य एडजेक्टिव क्लॉज में बदल जाता है, ठीक।
तो और एग्जांपल देख लीजिए, जैसे दिस इज द गर्ल, दिस इज द गर्ल whom are teaching। ठीक है, यह वही लड़की है, यह वही लड़की है जिसको तुम पढ़ा रहे हो, यह वही लड़की है जिसको तुम पढ़ा रहे हो। ठीक, तो दिस इज द गर्ल whom you are teaching, यह वही लड़की है जिसको तुम पढ़ा रहे हो। तो यहाँ पर गर्ल के पहले द का प्रयोग अवश्य होगा। ठीक, और यहाँ पे whom के पहले क्या हुआ है, नाउन का प्रयोग हुआ है। तो आप 100% बोल सकते हो कि ये एडजेक्टिव क्लॉज। ठीक, और देख लीजिए दिस इज द बॉय, बॉय whom he is abusing। तो यह वही लड़का है, यह वही लड़का है जिसको वह गाली दे रहा है, जिसको वह गाली दे रहा है। तो यहाँ पे दिस इज द बॉय, ये क्या है, दिस इज द बॉय क्या है, प्रिंसिपल क्लॉज है। अब प्रिंसिपल क्लॉज के बाद क्या है, होम का प्रयोग हुआ है। तो होम ही इज एब्यूजिंग क्या है, एडजेक्टिव क्लॉज है। ठीक, तो अब एडजेक्टिव क्लॉज का मतलब होता है कि जब रिलेटिव प्रोनाउन के पहले नाउन का प्रयोग हुआ हो तो आप 100% बोल सकते हो कि वो रिलेटिव प्रोनाउन का काम तो करता ही है और साथ में एडजेक्टिव क्लॉज भी बना देता है। ठीक, ऐसे सेंटेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं। तो अब हमें पूरा विश्वास हो गया है कि आप ऐसे सेंटेंसों को धड़ाधड़ बोलेंगे और धड़ाधड़ लिखेंगे। और आप अगर नोट्स ना बना रहे हो तो आप इसकी नोट्स भी बना लें, ताकि आपको ये बहुत जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, एक बार हम फिर से दोहरा देते हैं। तो दिस इज द मैन whom you are abusing, यह वही आदमी है जिसको तुम गाली दे रहे हो। ठीक, और दिस इज द गर्ल whom are you teaching, यह वही लड़की है जिसको तुम पढ़ा रहे हो। ठीक, दिस इज द बॉय whom he is abusing, यह वही लड़का है जिसको वह गाली दे रहा है। ठीक, तो आराम से अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आज का 9वां यूजेस इसी पर विराम होता है। चलिए अब आप लोगों को हम 10वां यूजेस बताते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन। तो आप लोगों को आश्चर्य होता होगा कि कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन क्या है। ध्यान दीजिए, कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन किसे कहते हैं? कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन उसे कहते हैं जैसे होम में होम प्लस एवर, होम प्लस सो एवर, होम प्लस सो। यदि आप किसी भी WH क्वेश्चन वर्ड में जोड़ दे तो उसे कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। ठीक, कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, ये सब क्या है, कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन है, क्योंकि इसमें एवर सो जोड़ दिया गया है, इसलिए ये क्या हो गया, कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। आराम से समझ में आ गया होगा। ठीक, ये होम एवर और होम सो एवर और होम सो एवर की हिंदी क्या होती है, जो कोई या जो भी या जिस किसी को भी या जिसको भी या जिस किसी को। ठीक, और एक बात इंपॉर्टेंट है, अगर कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग कर रहे हो तो कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन के पहले नाउन का प्रयोग नहीं होता। क्या? नाउन का प्रयोग नहीं होता। फिर से सुन लीजिए, नाउन का प्रयोग नहीं होता। तो मगर आप लोग रिलेटिव प्रोनाउन में नाउन का प्रयोग करते थे, कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन में नाउन का प्रयोग नहीं होता है। मैं आप लोगों को स्पष्ट कर दिया।
ठीक, आप लोगों को एग्जाम्पल के जरिए स्पष्ट कर देता। ठीक, वह जिस किसी को यह देना चाहता है दे सकता है, तो ही कैन गिव इट टू होम एवर, ऐसे नहीं बना सकते। वह जिस किसी को यह देना चाहती है दे सकती है, वह दे सकती है। तो यहाँ पे सी लिख लीजिए। ठीक, यहाँ पे भी सी लिख दीजिए। ठीक है, तो अब देखिए, वह जिस किसी को यह देना चाहती है दे सकती है। ठीक, दे सकती है, तो सी कैन गिव इट टू whom एवर सी वांट। अब यहाँ पे देख लीजिए कि whom के पहले टू का प्रयोग हुआ है। टू का प्रयोग पहले भी कर सकते हो, बाद में भी कर सकते हो। तो अब यहाँ पे इट ऑब्जेक्ट है, न कि नाउन है। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, अगला सेंटेंस देख लीजिए। वह कल जिस किसी से भी मिली वह मेरे लिए अनजान थी। ठीक, वह मेरे लिए अनजान थी। तो whom ever she met yesterday was known to me। ठीक, इस तरीके से इसका अनुवाद किया जाता है। और यहाँ पे देख लीजिए, सी के पहले क्या हुआ है, whom ever का प्रयोग हुआ है, और whom ever के पहले कोई नाउन नहीं है। तो आप ऐसे कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग होता है, इसको विधिवत करके आप लोग जान लीजिए ताकि आपको दिक्कत ना हो। अब यहाँ पे मिली है इसलिए यहाँ पे मीट का प्रयोग नहीं होगा, मेट का प्रयोग होगा, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक, तो आप लोगों को ऐसे सेंटेंसों के लिए अब डाउटलेस नहीं होना चाहिए। और हम फिर से बता देना चाहता हूं, वह जिस किसी को यह देना चाहती है दे सकती है, तो सी कैन गिव इट टू होम एवर सी वांट्स। और वह कल जिस किसी से भी मिली वह मेरे लिए अनजान थी। ठीक, तो whom ever she met yesterday was known to me। ठीक, तो आप ऐसे सेंटेंसों को आसानी पूर्वक से कर सकते हैं। और हमारे इस चैनल पर आप बने रहिए। यदि हमारा ये वीडियो आपको जरा से भी अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें। और यदि चैनल पर आप पहली बार हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले। ये वीडियो आपको वास्तव में अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को सारे भारत में फैलाओ और हर एक बच्चों के पास इस वीडियो को पहुंचाओ, ताकि हम आपके साथ ऐसे ही मेहनत करते रहे। अगला वीडियो इससे बेहतर लेकर आएंगे और जल्द ही लौटेंगे। अब ठीक, सब मित्रों और सब भाइयों बहनों और जो देख रहे हैं सबसे बाय।